बिल्कुल। अब नागेंद्र जी के पास चलेंगे, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। नागेंद्र जी, आपके पास क्या जानकारी है कल जो बैठक हुई है उसे लेकर? अ, जो बैठक हुई है ये वैभव, सबसे बड़ी जो जानकारी है, बैठक कल जो खत्म हुई थी उसके तुरंत बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम एंटी ईरान सैंक्शंस और मारेंगे ईरान के ऊपर। अब जो कल हम बात कर रहे थे कि ये टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी है कि क्या है, इसके ऊपर ही अब ये पूरी चर्चा है कि आप इसमें कर क्या रहे हो। अगर आप रियली बात करके सब कुछ सुलझाना चाहते हो तो फिर आप इसी के बीच में सैंक्शंस क्यों मार रहे हो। उसके बाद बातचीत में क्या हो रहा है उससे ज्यादा अगल बगल में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। जो खबरें आ रही है, और ये मैं जो खबर आपको बता रहा हूँ वहाँ के लोकल प्रेस से है, और इरना जो वहाँ का लोकल एजेंसी है, उनका खबर है, जो कि तेहरान की तरफ ये बोल रहे हैं कि अब्राहम लिंकन तेहरान की तरफ मूव कर रहा है। ये खबर इधर से आ रही है। और जो ईरान की प्रतिक्रिया उसके बाद है, ईरान के एक एमपी हैं, उनका नाम है अली याजिद का। इन्होंने कहा है कि अमेरिकन्स को अब अपने कॉफिन्स बनाने, अपने सोल्जर्स के कॉफिन्स बनाने तैयार कर देने चाहिए। तो जो बातचीत हो रही है वो तो एकदम अलग ही मामला है कि आप उसमें सैंक्शंस भी मारे जा रहे हो। साइप्रस में आपने 6 F-15 भी उतार दिए, और आप ईरान को बोल रहे हो कि अच्छा आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स उसको लिमिट कर लो, उस पर कैप लगाओ। तो मतलब चाहते क्या है, आप इसराइल को बोल सकते हो क्या कि आप अपने मिसाइल्स पे कैप लगा लो, या आप दूसरे जो नेशंस है उसको कभी जा करके बोल सकते हो क्या? केवल ईरान को ही बोल सकते हो? और ईरान को ही बोलते हो तो क्यों बोलते हो? जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि यही एक तरीका है वहां पे शांति लाने का। तो अगर वहां पे अमेरिका होता ही नहीं तो फिर शांति ये लाने की जरूरत ईरान को तो पड़ती ही नहीं, और इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसा तो है नहीं कि ईरान वहां पे चाह रहा है कि भैया हम एकदम वॉर कर दे और इसराइल को हम उड़ा दे, और अमेरिका वहां पे एकदम शांति का दूत बन के आया है और वहां पे अपने 3 जहाज लगा के बड़ा शांति फैला रहा है वहां पर। तो कौन सी शांति वो ला रहे हैं, किस तरह की शांति ला रहे हैं? अगर हुदीज लड़ते हैं, हमास लड़ता है और हिजबुल्लाह लड़ते हैं, तो उसमें अमेरिका आकर के वहां पे शांति लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। बस तख्ता पलट का कोशिश है। अल्टीमेट जो एम है वो तख्ता पलट ही है। इसमें परमाणु और ये सारी बातें, अगर आप इतने ही बड़े फोर्सेस थे और इतना ही आपने अटैक किया था, तो आपने तो 5 साल पीछे पहले ही कर दिया था, जून 2025 में। आज आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। तो ये फालतू बातें हैं कि आप यहाँ पे परमाणु कंट्रोल करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करना चाहते हो। अल्टीमेट उनका जो चॉइस है वो है सत्ता परिवर्तन, और उसी के लिए स्ट्राइक होगा तो होगा। और 9 तारीख की बात आपको बताता हूँ। 9 फरवरी, 9 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? एप्स्टीन फाइल्स, जो यूएस में जिसकी चर्चा अभी जोर शोर से होती जा रही है, और उसको ट्रम्प कितना भी चाहे बेचारा दबा नहीं पा रहा। अब उसमें एक औरत है, केवल एक महिला है, जो उस आइलैंड पे थी जहां पे ये लोग मिल करके सारे कुकर्म करते थे, और ट्रम्प भी करता था। उनको 9 तारीख को टेस्टिफाई करना है। अब 9 तारीख को देखिएगा कि क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ ध्यान भटकाने के लिए भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकता है दे दे, या अटैक की बात है वो तो देवनाथ सर भी आगे बताएंगे कि क्या है। लेकिन 9 तारीख हो सकता है कि थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि यूएस पॉलिटिक्स में उस दिन बहुत बड़ा दिन होगा। और गिजेल मैक्सवेल, ये जो लेडी हैं, ये जब टेस्टिफाई करेंगे तो ट्रम्प की बहुत सारी पोलें खुलेंगी, और हो सकता है कि ट्रम्प के लिए और मुश्किल हो जाए वहां पे सत्ता बचाना। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी चल ही रहे, हो सकता है और प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। तो बहुत सारे चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करेगी, ना कि जस्ट ये जो वार्ता चल रही है, सो कॉल्ड वार्ता चल रही है इनकी। केवल यही नहीं है, देखिए ट्रम्प का करियर कितना सुखद हो सकता है या दुखद हो सकता है, ये भी डिसाइड करेगा कि इस वार्ता में क्या निकल के आता है और ये वॉर होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, जैसा कि नागेंद्र जी कह रहे हैं कि अमेरिका तो अपनी शर्तें थोपना चाहता है, तो ये कहां तक जायज है? ईरान तो कह रहा है कि अगर आप परमाणु वार्ता कर रहे हैं तो सिर्फ यही कीजिए, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि नहीं, मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी, आपके जो घरेलू मसले हैं उन पर भी बात करेंगे कि क्यों आप अपने लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी तमाम बातें। वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका येन के इन प्रकारेण ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के बस में होती तो ना सिर्फ दबाव डालना, उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर हम देखें 28 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे हैप्पी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईरान के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां जो हैं वो इतनी ज्यादा हो जा रही हैं कि शायद बहुत जल्दी लोग
एक चीज तो चालू हो गई थी, सरकारी प्रतिष्ठानों पे लोग आग लगा रहे थे, बसों में ट्रक में आग लगा रहे थे, और मोसाद और सीआईए बहुत एनकरेज कर रहे थे जनता को कि वो राष्ट्रपति पेजिशकियन के ऑफिशियल रेसिडेंस में घुस जाएं, अगर हो सके तो आयतुल्ला खुमैनी के पैलेस में घुस जाएं, ताकि खुमैनी जो है वो बाध्य होकर ईरान छोड़कर चले जाएं, जैसे बांग्लादेश में हुआ, और रूस की तरफ चले जाएं। लेकिन 16 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि उनकी आशा के विपरीत आईआरजी ने इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया, प्रदर्शनकारियों को समेट कर घर भेज दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि जब तक ईरान में अंदरूनी विद्रोह नहीं होगा तब तक सत्ता परिवर्तन असंभव है। मैं आपको बता दूं, जैसे वेनेजुएला में हुआ, जहां अमेरिका ने वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट को खरीद लिया, डिफेंस मिनिस्टर को खरीद लिया, अमेरिका ने वेनेजुएला के सीनियर फौजी ऑफिसर्स को खरीद लिया। इसी तरह से बहुत बड़ी कोशिश ईरान में भी की गई थी, की जा रही है। लेकिन क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो जरा ज्यादा लॉयल है आयतुल्ला खमेनी के तरफ, तो कोई बगावत नहीं हुई, किसी ने पीठ पीछे खंजर भोंका नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप जरा परेशान है। अब कह रहे हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाएंगे। अब जाहिर बात है कि बातचीत के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाएंगे, ताकि ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालें। तो अगर देखिए, अमेरिका जैसा देश अगर कहता है कि भाई उनको लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, तो हास्यास्पद है। अमेरिका ने कभी ह्यूमन राइट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर हम उनके पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें, तो उन्होंने कम से कम 20 ऐसे देशों में डिक्टेटरशिप्स को बढ़ावा दिया, या अपने जो कठपुतली इंस्टॉलेशन को पैराशूट से गिराया, वो सारे, किसी ने भी ह्यूमन राइट्स को वैल्यू नहीं दी। सीरिया में जिन्हें आतंकवादी बताते थे पहले, उनको अब राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर ले रहे हैं। एकदम, आपने एकदम सही कहा कि अलशारा गोलानी इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, कि अलशारा गोलानी पर 10 मिलियन डॉलर का प्राइस अमेरिका ने रखा था एज ए आतंकवादी, कि अलकायदा से है, आईसिस से है। और बाद में जब उनको, अमेरिका को लगा कि अब तो बशर अल असद को सत्ता परिवर्तन कराना है, तो उसी आतंकवादी को अमेरिका ने फंड किया, ट्रेन किया, हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी, और उसको रवाना कर दिया बशर अल असद को दमस्कस में टॉपल करने के लिए। तो अमेरिका एक अद्भुत देश है। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी ईरान के बारे में। देखिए, ईरान में एचआर इशू कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका की उत्तेजना दिखा रहा है बस। ईरान में असली चीज सिर्फ एक ही है, न्यूक्लियर मुद्दा भी मुद्दा नहीं है। न्यूक्लियर, क्योंकि ईरान में कोई बॉम्ब्स है नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब ना वो बना रहे हैं, ना उनके पास है। अमेरिका ने तो सद्दाम हुसैन के ऊपर भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है बोलकर हमला कर दिया था। कहा, हम तो इतने दिन देख चुके हैं, नहीं मिला इराक में कुछ। तो अमेरिका बहानेबाजी करने में एक्सपर्ट है। वेनेजुएला में अमेरिका चला गया ये बोल के, ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी। लेकिन देवनाथ सर, जैसा कि भी नागेंद्र जी बता रहे थे, एप्स्टीन फाइल को लेकर अगर ट्रंप फंसते हुए दिखे अपने देश में, तो क्या कुछ ऐसा नहीं करेंगे वो जिससे ध्यान भटक जाए सबका? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी संभावना है कि एप्स्टीन फाइल में जैसे ही ट्रंप को लगेगा कि उनका नाम आ सकता है, नाम आ गया है, लेकिन और ज्यादा वो कीचड़ में या दलदल में फंस सकते हैं। तो हो सकता है कि वो कल या परसों ईरान में कुछ ऐसी कार्रवाई कर दें, ताकि अमेरिकन जनता का, वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान भटक जाए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस बार पेंटागन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। पेंटागन में जो जनरल्स हैं और एडमिरल्स हैं, उन्होंने इस बार व्हाइट हाउस को बोला हुआ है कि ईरान पर हमला करोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा,
अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। जी। चलिए अब कर्नल शुक्ला के पास चलते हैं। अनुराग सर, ये जो बात हो रही है कि अमेरिका में जो खुद के घरेलू मसले हैं अपने ट्रंप के, और उनसे ध्यान भटकाकर वो ईरान में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपका क्या मानना है? और अभी जो कल वाली बैठक खत्म हुई है उसमें जो ईरान का प्रतिनिधि मंडल था वो पहुंचा होगा अपने देश में, वो खामनेई से बात करेगा, वो क्या बात करेगा? खामनेई क्या चाह रहे होंगे अभी? जी बिल्कुल सही कहा। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जहां पे ना बहुत कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड होता रहता है, और वही चीज इस समय हम पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका में देख रहे हैं। जैसा सर ने बताया अभी कि वहां पे एप्स्टीन फाइल के ऊपर चर्चा होने वाली है, टेस्टिफिकेशन होने वाली है विटनेस का, तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है। उसका ध्यान हटाना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जैसे उनकी उपलब्धि में शामिल हो। तो एक अटैक, जैसे इन्होंने शुरू में बोला था कि मैं किसी देश पे अटैक नहीं करूंगा, और आते ही उनके अटैक शुरू हो गए। तो पॉलिसी तो अमेरिका की पहले से ही सेम रही है और आज भी वही है कि दूसरे देश में जाइए, घुस जाइए, ना यूएन से कोई सैंक्शन लेना है, ना किसी से डिस्कस करना है, अपना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है। तो डेफिनेटली ये चलता रहेगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान चाहता है, ईरान की जो प्रेजेंट रेजीम चाहती है कि किसी तरह ये खतरा टल जाए, ये समय निकल जाए। और जहां तक मिलिट्री की बात करते हैं, जो व्हाइट हाउस में मिलिट्री की बात कर रहे हैं, कि जो जनरल्स बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है उनको हासिल, उसका रीजन ये है कि कुछ बड़ी जबरदस्त मिसाइल रशिया ने इराक को दे रखी है, जिसमें एक किंजाल भी शामिल है। अगर एक किंजाल मिसाइल उड़ती है तो इनका इब्राहिम लिंकन एक ही बार में तबाह हो सकता है। ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस चीज का खतरा उन्होंने भांप रखा है कि ये कोई इराक नहीं है जहां पे उन्होंने बड़े आसानी से तख्ता पलट कर दिया था और अपना कायम कर लिया था कंट्रोल। लेकिन ये ईरान डिफरेंट है, और यहाँ पे जैसे बताया कि उनके जो गार्ड्स, जो उनकी आर्मी है, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है रिजीम के प्रति। तो डेफिनेटली एक बहुत चैलेंजिंग स्टेज है यहाँ पे अमेरिका के लिए। लेकिन करण अनुराग शुक्ला, सर, जी मेरा नागेश भी जी। एक सवाल था। अभी करण शुक्ला ने किंजाल मिसाइल के की चर्चा की। करण शुक्ला थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं किंजाल मिसाइल के फीचर्स, और ये इतना खतरनाक क्यों है, और कितनी संख्या में ये हो सकता है ईरान के पास अभी? जी। जी, मिसाइल की कहानी ये होती है कि मिसाइल तब खतरनाक हो जाती है जब उसको रोकने के जो साधन है वो फेल हो जाएं। किंजल मिसाइल की जब स्पीड चलती है तो मैं अभी ज्यादा डिटेल नहीं ध्यान दूंगा। मेन है स्पीड पे ध्यान देता हूँ। स्पीड जो मैक बोलते हैं कि साउंड से चलने वाली, साउंड की स्पीड से डबल चलने वाली को 1 मैक बोलते हैं। तो अगर हम मैक की बात करें तो ये 10 से 15 मैक की स्पीड से ये मिसाइल चलती है। तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल बात है। ये चीज आपने देखा होगा जब हमारे रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो वो जो स्टील फैक्ट्री पे जो मारा था इन्होंने मिसाइल रशिया ने, तो जी। बहुत ही इफेक्टिव है और ये जमीन के नीचे भी चला जाता है, तो बहुत ही खतरनाक है और इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान को रशिया ने ऐसी मिसाइलें दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं नंबर कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें या तो जानबूझ के फैलाई गई हैं या सच में दी गई हैं, बट डेफिनेटली इस तरह की खबरें हैं। जी। और चीन ने कौन सी मिसाइल दी है, कौन से हथियार दिए हैं? क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं कि चीन ने भी मदद की है ईरान की। चीन की मदद अभी सामने नहीं आई है ऑफिशियली, लेकिन इस तरह की जो रशियन मिसाइल की बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के थ्रू इन्होंने महसूस कराया था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम भी है। जिसमें अगर आप ध्यान दें, स्पेन की बात की थी, उनके उनके जो एनवॉयस थे उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि इनके पास बम हो सकता है। तो ये किसी तरह से एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है ईरान की तरफ से। ईरान चाहता है कि दूसरों को डेटरेंस की तरह यूज की जाए, अपने वेपन्स को, हो या ना हो भले ही अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इस युद्ध को, प्रेजेंट रिजीम को बचाए रखने में कामयाब रहे और इस युद्ध को ज्यादा ज्यादा टाल सके, तो पॉसिबल हो सके तो टाल दें। बिल्कुल नागेन जी, हम कल बात कर रहे थे कि ईरान में लगातार धमाके हो रहे हैं और धमाकों के पीछे की वजह बताई जा रही है कि ईरान अपने मिसाइलों को रिपेयर कर रहा है या उनको दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इस दौरान ही कोई धमाका हो रहा है, तो उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ईरान भी तैयारी में लगा है। देखिए, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो बेसेस जहां पे, जो पिछली बार उन्होंने अटैक किया था, जहां से अटैक किया था, जिन बेसिस से अटैक किया था, जहां से मिसाइलें यूज की थी, वहां पे उनका प्रिपरेशन का काम चल रहा है। और बोल रहे हैं कि कुछ हमारे पास अंडरग्राउंड मिसाइलें भी हैं। ईरान क्या करता है कि कभी कभी जब वॉर होती है उस समय वो 3 से 4 मिनट के वीडियोस रिलीज करते हैं, और वो अपने ऐसे फैसिलिटीज से रिलीज करते हैं जहां पे उनकी सारी मिसाइलें देखी जा सकती है। गाड़ी में आईआरजीसी के सारे सदस्य उनके घूम रहे हैं, और वो टनल के अंदर ढेर सारी मिसाइलें पड़ी हुई है, और वो दिखाते हैं अपनी सारी कैपेबिलिटीज
कैपेबिलिटीज लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये सारे मिसाइल्स हैं और आपको समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद ईरान ने एक सिमुलेशन वीडियो दिखाया कि हम कैसे अपने मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को उड़ा सकते हैं, कि हमारी ये सारी कैपेबिलिटीज है। तो तैयारी तो है ही, लेकिन पूरे जो पूरा आपका टॉक हुआ है उसके बाद अरागची ने क्या बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरागची का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि हमारी जो बात हुई है वो केवल इनरिचमेंट के बारे में हुई है। एंड द इशू, मैं आपका स्टेटमेंट थोड़ा इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ जो अल जजीरा ने अपने स्टेटमेंट में दिया है, वो ये है कि इशू ऑफ इनरिचमेंट इज एन अनडिनाइबल राइट फॉर अस एंड मस्ट कंटिन्यू। कि हम लोग इनरिच तो करेंगे ही करेंगे यूरेनियम को, या हम परमाणु जो सुधार इनकी या जो भी इनरिचमेंट है इसका वो तो हम करेंगे ही करेंगे। वी आर रेडी टू रीच अग्रीमेंट विथ यूएस दैट न्यूक्लियर इनरिचमेंट विल बी पीसफुल इन ईरान, कि हम एनरिचमेंट करेंगे लेकिन ये पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा। एंड एज फॉर द कंट्रीज मिसाइल, अब मिसाइल की जो सबसे बड़ी बात कि मिसाइल का क्या, तो उन्होंने बोला अ प्योरली डिफेंसिव इशू, इट इज अ प्योरली डिफेंसिव इशू, कि ये हमारी सुरक्षा की बात है। एंड इट इज नॉट निगोशिएबल, कि इसमें हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि जो मिसाइलें हैं जिसको लेकर के 2000 किलोमीटर तक के रेंज की मिसाइलें हैं, तो उसको तो लेकर के कोई वो चर्चा करना ही नहीं चाहते यूएस के साथ, वो इशू को लाना ही नहीं चाहते। अब उन्होंने बोला, आगे क्या बोला, अरागची टोल्ड यूएस टॉक्स टीम, जो उनकी टीम को उन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया, आपके पास दो ऑप्शन है, वॉर और डिप्लोमेसी। मेरी चॉइस है डिप्लोमेसी, वी होप दैट अमेरिका विल चूज डिप्लोमेसी। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने फिर यही बोला, फिर से जो धमकी भरा स्टेटमेंट है, अगर इफ यूएस लॉन्चेस एन अटैक वी विल अटैक अमेरिकन बेसेस लोकेटेड इन द रीजन। तो अगर अटैक करेंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है, कतर में आपके बेसेस हैं और बाकी जॉर्डन में आपके बेसेस है, उन सब जगह पे आपको अगर अटैक करना है तो 2000 रेंज वाली ही मिसाइल आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसका तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, जो हमने बातें की कि एक हफ्ते में कम से कम 6 अलग अलग ब्लास्ट हुए हैं ईरान के अंदर अलग अलग जगहों पे, लेकिन बुशेर जहां पे आपका ईरानियन फैसिलिटी है परमाणु वाली, वहां पे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, तेहरान के पास हुआ। और दूसरा ब्लास्ट आपका एक दूसरे काफी दूर के बॉर्डर एरिया में हुआ था, जो कल हम बात कर रहे थे। तो अब ये ब्लास्ट के रीजंस बहुत ही अलग अलग दिए जा रहे हैं। ईरान इसमें कभी नहीं बोल रहा कि हम मिसाइलों की तैयारी कर रहे हैं इस वजह से ब्लास्ट हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि कभी एक बार उन्होंने बोला कि गैस लीक हो गया इस वजह से ब्लास्ट हो गया, दूसरी बार उन्होंने कुछ और रीजन दिया, लेकिन बहुत ही वेग रीजंस मिल रहे हैं। बट जब आप विजुअल्स को देखते हैं, जो ब्लास्ट के विजुअल्स हैं, तो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं एक गैस लीक के ब्लास्ट से, या जो उनके रीजंस बाकी के उन्होंने दिए हैं उससे वो काफी डिफरेंट लगता है। ईरान में आपको पता है ऑलरेडी कि मीडिया तो है नहीं, बहुत ही लिमिटेड मीडिया है, और ये जो सारी खबरें आती है चाहे तो वो लोकल सोर्सेज से आती है, नहीं तो जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहां पे छोटे छोटे, उन सब टेलीग्राम ग्रुप से ये सारी खबरें आ रही है। रेजिस्टेंस के ग्रुप जो आपके बात करते हैं, हमास, हिजबुल्ला, हुदीस, तो रेजिस्टेंट न्यूज नेटवर्क भी है जिससे कि खबरें आती है कि मिसाइलों के प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये वो वही ग्रुप्स है 3H ईरान के, जो इनका पूरा साथ देते हैं लड़ाई करने में, जिसमें से केवल हुदीस अभी बाकी है। तो रेजिस्टेंस ग्रुप के हिसाब से भी यही उनकी खबरें हैं कि ये लोग अपने मिसाइलों को बिल्कुल ताने हुए हैं और वो तैयारी में बैठे हैं कि अगर एक हमला हुआ तो हम सीधा अटैक करने वाले हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.